हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2017 में जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे उन्हीं के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड वोल्ट्स। द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी विल बी। मीन्स कह रहे पोटेंशियल आपको गिवन है फाई, जो कितना गिवन है 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड, और किस यूनिट में गिवन है, वोल्ट्स में गिवन है। और आपसे वैल्यू पूछ रहा है चार्ज डेंसिटी की। सो आप यहाँ पर देखिए, यूनिट जो गिवन है चार्ज डेंसिटी की वो कूलाम पर मीटर क्यूब है। मतलब ये जो चार्ज डेंसिटी है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। मीन्स आपसे रो की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। देखिए हमें पता है कि जो पॉइजन इक्वेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग डेल स्क्वायर फाई किसके इक्वल होता है, माइनस का रो बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फाई पोटेंशियल होता है, डेल स्क्वायर इसके इक्वल होता है करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर। और यहाँ पर रो क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस की। सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डेल स्क्वायर फाई निकालना होगा और यहाँ पर पुट कर देंगे जिससे हमें रो मिल जाएगा। सो यहाँ पर डेल स्क्वायर फाई किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। सो हमें क्या करना होगा, करली स्क्वायर फाई बाय करली एक्स स्क्वायर निकालना होगा, करली स्क्वायर फाई बाय करली वाई स्क्वायर निकालना होगा, करली स्क्वायर फाई बाय करली जेड स्क्वायर निकालना होगा। और हमें फाई कितना गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड गिवन है। सो करली स्क्वायर फाई बाय करली एक्स स्क्वायर का मतलब है कि फाई का 2 बार डेरिवेटिव करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई और जेड को कांस्टेंट मानना होगा। अगर हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो 6x आएगा, और 6x का दोबारा से डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में तो 6 आएगा। सिमिलरली करली स्क्वायर फाई बाय करली वाई स्क्वायर का भी सेम मतलब है कि इसका डेरिवेटिव 2 बार करना होगा वाई के रिस्पेक्ट में। अगर एक बार करेंगे तो -1 आएगा, अगर दूसरी बार करेंगे तो 0 आएगा। सिमिलरली करली स्क्वायर फाई बाय करली जेड स्क्वायर का मतलब है कि इसका आपको डेरिवेटिव करना होगा 2 बार जेड के रिस्पेक्ट में। सो एक बार डेरिवेटिव करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, अगर दूसरी बार करेंगे तो 0 आएगा। सो करली स्क्वायर फाई बाय करली एक्स स्क्वायर 6 आ गया, करली स्क्वायर फाई बाय करली वाई स्क्वायर 0 आ गया, करली स्क्वायर फाई बाय करली जेड स्क्वायर 0 आ गया। सो ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख देते हैं। सो हम कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। सो माइनस का रो बाय एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। सो रो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस का 6 एप्सिलॉन नॉट, और यूनिट क्या होगी, कूलाम पर मीटर क्यूब। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। सो आपने क्या किया, पॉइजन इक्वेशन का यूज किया, फाई आपको गिवन था उससे डेल स्क्वायर फाई निकाला और फाइनली आपने रो निकाल लिया। और यहाँ पर इसका मतलब होता है करली स्क्वायर फाई बाय करली एक्स स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करना है, लेकिन वाई और जेड को क्या रखना है, कांस्टेंट। इसका मतलब है एक्स और जेड को कांस्टेंट रख करके वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव करना है फाई का। और इसका मतलब है एक्स और वाई को कांस्टेंट रखकर फाई का 2 बार डेरिवेटिव करना है जेड के रिस्पेक्ट में। और वैल्यूज ये आ जाएगी, पुट कर दोगे डेल स्क्वायर फाई निकल आएगा, उससे आप रो निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल इज 0.06 जूल। इफ सेल श्रिंक्स टू हाफ द इनिशियल रेडियस देन इट्स एनर्जी विल बी। देखिए स्फेरिकल सेल की जो एनर्जी होती है जिसको हम सेल्फ एनर्जी कहते हैं, जिसका मास कैपिटल एम हो और रेडियस कैपिटल आर हो, वो इक्वल टू होती है जी कैपिटल एम स्क्वायर बाय 2 आर। यहाँ पर जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है,
m स्फेरिकल सेल का मास है और r स्फेरिकल सेल की रेडियस है। सो ये वो एनर्जी आ गई जिसको हम सेल्फ एनर्जी कहेंगे स्फेरिकल सेल की। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि स्फेरिकल सेल का मास कांस्टेंट है क्योंकि उसको श्रिंक्स करके उसकी रेडियस को हाफ करा गया है। सो उसका मास कांस्टेंट रहेगा। सो जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल सेल की जो एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी रेडियस के। और क्वेश्चन में कह रहा है कि स्फेरिकल सेल की रेडियस को हाफ कर दिया गया है श्रिंक्स करके। मान लेते हैं पहले रेडियस उसकी आर थी और बाद में कितनी कर दी, आर बाय टू कर दी। सो पहले एनर्जी ई थी तो बाद में एनर्जी कितनी हो जाएगी, टू ई हो जाएगी। और पहले एनर्जी कितनी गिवन थी हमें, 0.06 जूल गिवन थी। सो यहाँ पर ई की वैल्यू रखेंगे तो बाद में एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0.12 जूल हो जाएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। मीन्स हम कह सकते हैं अगर आपने रेडियस को हाफ कर दिया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो पहले एनर्जी 0.06 जूल थी, बाद में कितनी हो जाएगी, 0.12 जूल हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री एंगुलर मोमेंटा 1, 3/2, 5/2 आर कपल्ड, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटा इज। मीन्स कह रहे तीन एंगुलर मोमेंटा है 1, 3/2 और 5/2, उनको कपल्ड किया गया है और कपल्ड करने के बाद ये बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी एंगुलर मोमेंटा की। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को L1 मान लेते हैं, 3/2 को L2 मान लेते हैं और 5/2 को L3 मान लेते हैं। सो L1 कितना गिवन है हमें 1, L2 कितना गिवन है 3/2 और L3 कितना गिवन है 5/2। और याद रखिए L1 L2 अगर एंगुलर मोमेंटा है और उनको कपल्ड करने के बाद जो एंगुलर मोमेंटा की वैल्यू आएगी वो L1 प्लस L2 के मोड से L1 माइनस L2 के मोड लग वैल्यू आएगी। मीन्स हमें L1 प्लस L2 का मोड निकालना होगा, L1 माइनस L2 का मोड निकालना होगा और यहाँ से यहाँ लग लेके जाना होगा वैल्यूज को 1 का डिफरेंस करते हुए। अगर ये वैल्यू मान लो 2 आ गई, ये 0 आ गई, तो 2 1 0 लिखी जाएगी एंगुलर मोमेंटा की वैल्यू कपल्ड करने के बाद। सो हमें क्वेश्चन के अंदर L1 कितना गिवन है 1, L2 कितना गिवन है 3/2 और L3 कितना गिवन है 5/2। सो सबसे पहले हम L1 और L2 की कपलिंग कर देते हैं और जो वैल्यू जाएगी उनकी कपलिंग हम L3 से कर देंगे। सो L1 प्लस L2 कितना आएगा 5/2 और L1 माइनस L2 का मोड कितना आएगा 1/2। सो यहाँ पर हमें 5/2 से 1/2 लग जाना होगा, बीच में क्या आएगा 3/2 आएगा। सो इन दोनों की कपलिंग करने से हमें एंगुलर मोमेंटा की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, 5/2, 3/2 और 1/2। सो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज का कपलिंग L3 से करेंगे। सो सबसे पहले हम 5/2 की कपलिंग 5/2 से कर देते हैं। सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 मिलेगा। सो यहाँ पर 5 से 0 लग वैल्यू आएगी इन दोनों की कपलिंग करने से। सो 5, 4, 3, 2, 1 0 आएगा और 3/2 की कपलिंग 5/2 से करेंगे तो 4, 3, 2, 1 आएगा और 1/2 की कपलिंग 5/2 से करेंगे तो 3 और 2 आएगा। क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे और मोड लेंगे तो 3 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस लेके मोड लेंगे तो 2 आएगा। सो यहाँ पर इन दोनों का कपलिंग करने से एंगुलर मोमेंटा की क्या क्या वैल्यू आएगी, 3 और 2। इन दोनों की कपलिंग करने से क्या क्या वैल्यू आएगी, 4, 3, 2, 1 और इन दोनों की कपलिंग करने से क्या क्या वैल्यू आएगी, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सो इनमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0 है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 0 इसका राइट आंसर होगा। सो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ए क्या है, राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रोड्स वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ ब्रास ऑफ द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम लेंथ आर joined end to end. The free end of the copper rod is kept in melting ice at 273 Kelvin and the free end of the brass rod
in boiling water at 373 Kelvin. The conductivity of copper is 4 times of that of brass. मीन्स कंडक्टिविटी जो होती है जिसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे वो कॉपर की 4 टाइम्स गिवन है कंडक्टिविटी ऑफ ए ब्रास के कंपेयर में। मीन्स जो ब्रास की कंडक्टिविटी होती है उसका 4 गुना गिवन है कॉपर की कंडक्टिविटी। द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द रोड विल बी, मीन्स कह रहा है उन दोनों रोड को एंड टू एंड कनेक्ट किया है आपने, तो ये बताइए जहां पर वो दोनों मिली है जिसको हम जंक्शन कहेंगे वहां पे टेम्परेचर कितना होगा ये बताइए। सो यहाँ पर आपको दो रोड गिवन है, एक कॉपर की है और एक ब्रास की है। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए है, और दोनों की लेंथ भी सेम है, मान लेते हैं उन दोनों की एल लेंथ है। आर ज्वाइंट एंड टू एंड, और कॉपर रोड का जो फ्री एंड है वो मेल्टिंग आइस में रखा गया है जिसका टेम्परेचर 273 केल्विन है, इसको हम T1 मान लेते हैं। और जो फ्री एंड है ब्रास रोड का वो बॉइलिंग वाटर में है जिसका टेम्परेचर 373 केल्विन है, इसको हम T2 मान लेते हैं। और कॉपर की कंडक्टिविटी 4 टाइम्स गिवन है ब्रास की कंडक्टिविटी का, और आपसे जंक्शन पे टेम्परेचर पूछ रहा है। देखिए अगर दो रोड हो और उनको एंड टू एंड कनेक्टेड किया जाए और इस रोड के फ्री एंड का टेम्परेचर T1 हो और इस रोड के फ्री एंड का टेम्परेचर T2 हो, मींस इस एंड का टेम्परेचर T1 मेंटेन है और इस एंड का टेम्परेचर T2 मेंटेन है, और इस रोड की थर्मल रेजिस्टेंस R1 है और इस रोड की थर्मल रेजिस्टेंस R2 है, और आपसे कहे कि जंक्शन पे टेम्परेचर बताओ कितना होगा। मींस जहां पर ये दोनों मिलेगी उस पॉइंट पर या उस क्रॉस सेक्शन पर टेम्परेचर बताइए कितना होगा, जिसको हम TJ से लिख रहे हैं। TJ क्या है? जंक्शन पर टेम्परेचर है, जो किसके इक्वल होगा? T1/R1 प्लस T2/R2 बटे में 1/R1 प्लस 1/R2। और थर्मल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है? लेंथ बटे में थर्मल कंडक्टिविटी इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मींस यहाँ पर एल लेंथ है, के थर्मल कंडक्टिविटी है और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो रोड गिवन है, एक कॉपर की एक ब्रास की, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और हमने ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया दोनों का, और दोनों की लेंथ भी सेम है, सो दोनों की लेंथ हमने एल ले ली। एक कॉपर की है एक ब्रास की है, और कॉपर वाली रोड का जो फ्री एंड है वो T1 टेम्परेचर पर मेंटेन है और T1 किसके इक्वल गिवन है? 273 केल्विन। और ब्रास वाली रोड का फ्री एंड T2 टेम्परेचर पर मेंटेन है और T2 कितना गिवन है? 373 केल्विन। और हमें कह रहा है जंक्शन पर टेम्परेचर बताइए कितना होगा। और यहाँ पर हम कॉपर रोड की जो थर्मल रेजिस्टेंस होगी उसको R1 मान लेते हैं, और ब्रास रोड की जो थर्मल रेजिस्टेंस होगी उसको हम R2 मान लेते हैं। सो R1 क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रोड, और R2 क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ ब्रास रोड। सो R1 किसके इक्वल आएगी? L बटे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो जाएगा, और R2 किसके इक्वल आएगी? L बटे में थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही रहेगा, और हमें थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर की 4 टाइम्स गिवन है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास। सो अगर हम इसको R माने तो ये कितनी हो जाएगी? R/4 हो जाएगी, क्योंकि इसकी जगह अगर हम ये रखेंगे तो ये कितनी बन जाएगी? R/4 बन जाएगी। सो अगर हम ब्रास की थर्मल रेजिस्टेंस को R माने तो इसकी थर्मल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R/4 हो जाएगी, और ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देते हैं, हमें टेम्परेचर मिल जाएगा जंक्शन के ऊपर। सो टेम्परेचर एट जंक्शन क्या आएगा? T1 बटे R1 की जगह R/4 रख दिया, प्लस T2 बटे R2 की जगह R रख दिया, बटे में 1/R1, R1 की जगह R/4 रखेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, R नीचे रहेगा, प्लस R2 की जगह R रख दिया।
और फाइनली 1/r ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 1/r नीचे से कॉमन आ जाएगा और कट जाएंगे। और टेम्परेचर एट जंक्शन किसके इक्वल बचेगा, 4T1 प्लस T2 बटे में 5। T1 की वैल्यू 273 थी, T2 की वैल्यू 373 थी, पुट कर देंगे। सो टेम्परेचर एट जंक्शन पे किसके इक्वल आ जाएगा, 293 केल्विन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। सो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया, हमें दो रोड गिवन थी कॉपर और ब्रास की, हमने उनकी थर्मल रेजिस्टेंस निकाली, थर्मल रेजिस्टेंस निकाल करके हमने टेम्परेचर ऑफ जंक्शन का निकाल लिया। और थर्मल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, इसमें एल और ए तो सेम रहेगा लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट थी। सो थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की 4 टाइम्स थी ब्रास का, तो अगर इसकी थर्मल रेजिस्टेंस आर हो तो इसकी थर्मल रेजिस्टेंस कितनी होगी, R/4 होगी। सभी वैल्यूज पुट करके टेम्परेचर एट जंक्शन कितना आ गया, 293 केल्विन आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस ऑफ अ लेंस आर इक्वल इफ वन ऑफ द सरफेस इज मेड प्लेन बाय ग्राइंडिंग देन द पावर ऑफ लेंस विल बी। मीन्स कह रहे जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर होगी लेंस के दोनों सरफेस की वो इक्वल है, और एक सरफेस को ग्राइंडिंग करके प्लेन कर दिया गया है, तो पावर कितनी हो जाएगी ये बताओ। डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, या कोई चेंज नहीं होगा। सो हम कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, इसकी रेडियस प्लस आर लिखी जाएगी, इसकी रेडियस माइनस आर लिखी जाएगी। मीन्स जो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2, उसमें r1 प्लस का r लिखा जाएगा, r2 माइनस का r लिखा जाएगा। और 1/f किसके बराबर होता है, पावर के इक्वल होता है, अगर फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में हो तब। सो यहाँ पर पावर किसके इक्वल लिखी जाएगी, म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r प्लस 1/r हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस आर रखेंगे तो प्लस का 1/r हो जाएगी। सो यहाँ पर पावर किसके इक्वल आ जाएगी, म्यू माइनस 1 इंटू में 2/r। और कह रहा है एक सरफेस को ग्राइंड करके प्लेन कर दिया गया है, क्योंकि इसकी दो सरफेस है और एक सरफेस को ग्राइंड करके प्लेन कर दिया गया है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। सो मान लेते हैं इस सरफेस को प्लेन कर दिया गया है, तो ये प्लेनर बन जाएगी। सो R1 प्लस का R आएगा और R2 कितना लिखा जाएगा, इन्फिनिटी। सो इस फॉर्मूले के अंदर R1 की जगह प्लस R लिखेंगे, R2 की जगह इन्फिनिटी लिखेंगे और पावर को P डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पावर को P से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर P डैश से कर देते हैं, जो किसके इक्वल आएगी, म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है। सो पी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r। सो यहाँ पर ये किसके इक्वल होगा, p/2 के इक्वल होगा। सो पी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, p/2 के इक्वल आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पावर जो है वो हाफ हो जाएगी जब आप एक सरफेस को ग्राइंड कर दोगे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है सेम यहीं पर लिखा गया है कि जो पावर जो होती है लेंस की वो 1/फोकल लेंथ होती है, और फोकल लेंथ किस में लिखी होनी चाहिए, मीटर में लिखी होनी चाहिए, जो किसके इक्वल होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। और यहाँ पर जो ये म्यू होता है उसको एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग लिखा जाता है। सो कभी कभी वो सराउंडिंग में अदर मीडियम दे देता है, तो आपको ये याद होना चाहिए, अगर सराउंडिंग में कोई भी मीडियम ना दे तो एयर लेंगे, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट कह देते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, लेंस का है। बट एक्चुअल में ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे में सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज अ नो लॉस ऑफ वर्क, गेन ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट, नन ऑफ दीज। हमें पता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता है, सो कुछ ना कुछ हीट का लॉस कर देगा,
सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंटीग्रेटर सर्किट आर इक्वल टू 10⁻6 ओम एंड सी इक्वल टू 0.5 माइक्रोफेरेड, इफ इनपुट वोल्टेज इज 0.4 टी, देन आउटपुट वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टी इज। मीन्स कह रहा है आउटपुट वोल्टेज बताओ इंटीग्रेटर सर्किट की क्या होगी, और इनपुट वोल्टेज कितनी गिवन है? 0.4 टी, आर कितना गिवन है? 10⁻6 ओम, और C कितना गिवन है? 0.5 माइक्रोफेरेड। सो हमें R कितना गिवन है? 10⁻6 ओम। C कितना गिवन है? 0.5 गुणा 10⁻⁻6 फेरेड, क्योंकि हमने माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लिख लिया। सो हमें पता है आउटपुट वोल्टेज जो होती है इंटीग्रेटर सर्किट की, वो इक्वल टू होती है -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ V इनपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पर V इनपुट कितना गिवन है? 0.4 टी, इंटू में dt लिखा जाएगा, और यहाँ पर R की जगह आपने ये लिख दिया, C की जगह आपने ये लिख दिया। फाइनली 10⁻6 से 10⁻⁻6 कट जाएगी। सो यहाँ पर क्या बचेगा? -1/0.5 इंटीग्रेशन ऑफ 0.4 टी इंटू में dt। ये कितना हो जाएगा? 10 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रहेगा, और ये कट करके कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा? -2 इंटीग्रेशन ऑफ 0.4 टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? 0.4 टी स्क्वायर बाय 2, और 2 से 2 कट जाएगा। सो आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल आ जाएगी? -0.4 टी स्क्वायर वोल्ट के इक्वल आ जाएगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट आई इज फ्लोइंग इन अ स्क्वायर कोयल ऑफ साइड ए, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल इज। मीन्स कह रहे आई करंट फ्लो कर रहा है स्क्वायर कोयल में, और स्क्वायर कोयल की साइड कितनी है? ए है, और आपसे कह रहा है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा। सो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्क्वायर कोयल गिवन है जिसकी साइड की लेंथ कितनी है? ए है, और आई करंट फ्लो कर रहा है, और हमें उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। सो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 4 टाइम्स होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल वायर। मीन्स इस वायर की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही इस वायर की वजह से होगा, उतना ही इस वायर की वजह से होगा, उतना ही इस वायर की वजह से होगा। सो हम क्या करेंगे? एक वायर की वजह से निकाल लेंगे और उसको 4 से गुणा कर देंगे, वही मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर पर कंप्लीट स्क्वायर कोयल की वजह से। मीन्स हम ये कह सकते हैं चारों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सेंटर में वो सेम होगी, और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो एक वायर की वजह से निकाल लेते हैं, उसको 4 से गुणा कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर आ जाएगा। सो एक वायर हम ये ले लेते हैं, और इस वायर की सेंटर से जो दूरी होगी परपेंडिकुलर वो a/2 होगी, और दोनों एंड जो होंगे इस वायर के वो कितना एंगल बनाएंगे? सेंटर के ऊपर 90 डिग्री। सो 45 डिग्री ये आ जाएगा, 45 डिग्री ये आ जाएगा। मीन्स ये और ये जो एंड है वायर का वो सेंटर पर कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मीन्स ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। सो हाफ ये आ जाएगा, हाफ ये आ जाएगा। सो 45 डिग्री ये आ गया, 45 डिग्री ये आ गया, और सेंटर की वायर से परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? a/2 है। सो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से सेंटर पर कितना होगा? μ0I/4 पाई d की जगह a/2 रख देंगे। यहाँ पर a/2 क्या लिखा जाता है? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखी जाती है उस पॉइंट की वायर से। सो यहाँ पर उस पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? a/2। तो यहाँ पर d की जगह हमने a/2 रख दिया, इनटू में sin θ1 प्लस sin θ2। θ1 ये एंगल होता है, θ2 ये एंगल होता है। सो 45 डिग्री लिखा जाएगा θ1, और θ2 भी 45 डिग्री लिखा जाएगा। मीन्स अगर कोई वायर हो जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा हो और इससे डी दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना हो यहाँ पर, तो कितना होगा?
ये आप इस तरह से करोगे, ये एंगल थीटा 1 मान लेते हैं, ये एंगल थीटा 2 मान लेते हैं, तब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और थीटा 1 थीटा 2 ये एंगल है जो एंड्स ने परपेंडिकुलर के साथ बनाए हैं, और डी क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट की करंट कैरिंग वायर से। सो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर डी की जगह तो हम a/2 रख देंगे, थीटा 1 की जगह 45 डिग्री रख देंगे, थीटा 2 की जगह भी 45 डिग्री लिख देंगे। सो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। और यहाँ पर 4 जो है 2 से कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर एट सेंटर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए 1/√2 प्लस 1/√2। ये कितना हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन √2 इंटू में पाई ए। इसको 4 से गुणा कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर नेट आ जाएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, जिसको हम √2 × √2 भी लिख सकते हैं। मीन्स 1 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, और 1√2 से 1√2 कट जाएगा तो ऊपर कितना बच जाएगा 2√2। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज 50 एंड द आउटपुट वोल्टेज इज 25 वोल्ट। द वोल्टेज टू बी फीडबैक टू मेक इट एन ओसिलेटर विल बी। मीन्स कह रहे हैं एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन जिसको हम ए वी से लिखते हैं वो कितनी गिवन है, 50 गिवन है। और आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट से लिखते हैं वो कितनी गिवन है 25 वोल्ट। और आपसे इनपुट वोल्टेज या फीडबैक वोल्टेज पूछ रहा है जिसको हम वी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी एफ किसके इक्वल होता है, वी आउटपुट बाय ए वी। मीन्स ए वी किसके इक्वल होता है, वोल्टेज गेन वी आउटपुट बटे में वी इनपुट। और वी इनपुट जो है वी फीडबैक के इक्वल होती है। सो यहाँ से वी एफ किसके इक्वल आ जाएगा, वी आउटपुट बटे ए वी। ए वी कितना है 50, वी आउटपुट कितना है 25। सो वी एफ किसके इक्वल आ जाएगा 0.5 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। मीन्स यहाँ पर आपने क्या कंसेप्ट यूज किया, वोल्टेज गेन इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज बटे में इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज जो होगी वही फीडबैक वोल्टेज होगी। सो यहाँ पर आपने फीडबैक वोल्टेज निकालनी थी जो कितनी आ गई 0.5 वोल्ट आ गई। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।